वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित अमेरिकन हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी। एक ब्लैक अमेरिकन इंसान जिसने बचपन में गोरों के हाथों अपने परिवार को मिटते देखा था, उम्र भर गोरों का डिस्क्रिमिनेशन सहा, वो किस तरह अपनी मेहनत से व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट का चहिता बटलर बना, और क्या आखिर में उससे और उसके जैसे दूसरे ब्लैक अमेरिकन को अमेरिका में समानता का हक मिल पाया। यही इस मूवी की टचिंग कहानी। ये कहानी है दोस्तों लगभग 8 यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ काम कर चुके एक ब्लैक अमेरिकन बटलर की, जिसका नाम था यूजीन एलन। तो आइए देखते हैं 2013 में रिलीज हुई ये मूवी जिसका नाम था बटलर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1920 में, जब अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी वर्ण भेद चरम सीमा पे था। ऐसे में एक कॉटन प्लांटेशन को दिखाते हैं जहां एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ है। वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसके पिता उसको सिखा रहे हैं कि कॉटन की फसल कैसे उगाई जाती है, उसकी कटाई कैसे होती है, वगैरह वगैरह। और ये छोटा लड़का अपनी कहानी का हीरो है दोस्तों, नाम है सेसल। जाहिर है ये इनका खेत नहीं है, बल्कि एक गोरे आदमी का खेत है जहाँ पे ब्लैक अमेरिकन काम करते हैं। अचानक इनका गोरा मालिक आकर सेसल की माँ का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पासी के शेड के अंदर खींच के लेके जाता है। सेसल का पिता इसका विरोध नहीं कर पाता और न ही उसे गोरे आदमी को रोकने की हिम्मत आती है। सेसल पूछता है कि मालिक माँ को कहाँ ले जा रहा है, लेकिन पिता सेसल का मुंह बंद कर देता है। कहता है कि बेटा बिल्कुल मत बोलना, वरना हम सबकी जान को खतरा होगा। और अंदर से उसकी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। सुनकर वो घबराकर शेड की ओर जाता है, लेकिन पिता उसको रोक देते हैं। पिता कहता है कि बेटा अपनी आवाज ऊंची मत करो, हमें ना बोलने का हक है और ना ही किसी नाइंसाफी पे सवाल उठाने का हक है। अगर विरोध करेंगे तो मारे जाएंगे। कुछ देर के बाद वो दरिंदा बाहर निकलता है। सेसल के पिता से ये सब और बर्दाश्त नहीं होता और मालिक के खिलाफ सिर्फ एक शब्द बोलता है। लेकिन अब उस मालिक से ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक ब्लैक आदमी ने मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत की, और वो उसी पल उसे शूट करके ऑन द स्पॉट उसकी जान ले लेता है। एक और माँ के साथ बलात्कार हुआ तो दूसरी ओर पिता मरा पड़ा है। वो बच्चा रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था दोस्तों। तब उस मालिक की माँ आती है जिसे सेसल पर बड़ा तरस आता है और बुरा लगता है कि उसके बेटे ने, बताओ यार, इस परिवार के साथ ऐसी हरकत कर दी। वो सेसल को शांत करती है, कहती कि बेटा तुम रो मत, आज से मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी, तुम्हें बटलर का काम सिखाऊंगी। अब दोस्तों उस जमाने में ब्लैक अमेरिकन के बीच भी गोरों ने एक भेदभाव बना के रखा हुआ था। कुछ लोग गोरों के घर के अंदर काम करते थे तो कुछ लोग बाहर खेतों और प्लांटेशन में। घर का काम करने वाले ब्लैक अमेरिकन को कुछ हद तक ठीक ठाक खाना पीना और सही ढंग की ट्रीटमेंट मिल जाती थी, जैसे मालिकों के पुराने कपड़े, मालिक के घर के पास रहने को एक जगह, ये सब मिल जाते थे। इसलिए उनकी हालत प्लांटेशन वर्कर्स से तिनका भर बेहतर होती है। इतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी। तो वो बूढ़ी औरत सेसल को अपने घर में लेके जाती है। वहाँ एक हेड बटलर होता है जो कि सेसल को फूड सर्व करना, खामोश रहना, स्पेशली ये सारी बातें सिखाता है। तो इस तरह बचपन से सेसल इस काम को सीखने लगा। जब वो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो इस जगह को छोड़कर शहर जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो अपने पिता की कब्र पे जाता है और फिर अपनी माँ से इजाजत लेने जाता है। लेकिन अपने साथ हुई घिनौनी हरकत और पति की मौत के बाद उसकी माँ दोस्तों लगभग जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन फिर भी सेसल उससे विदा लेता है और अपने घर में जगह देने वाली उस बूढ़ी औरत से भी वो विदा लेकर प्लांटेशन को छोड़ के चला जाता है। वो नहीं जानता यार उसको कहाँ जाना है, बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। रास्ते भर उसको जो दृश्य देखने को मिलते हैं उन्हें देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ब्लैक अमेरिकन के लिए गोरों की नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो ब्लैक्स को मारकर जगह जगह फांसी पे लटका देते थे, ताकि ये सब कुछ देखकर दूसरे ब्लैक अमेरिकन डरे रहें और कभी गोरों पे सवाल उठाने की हिम्मत ना करे। ये सब देखकर सेसल को बहुत ही डर लगता है। फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ता जाता है और चलते चलते रात हो जाती है। भूख के मारे बेचारा एक बेकरी को तोड़कर केक चुरा कर खाने लग जाता है। लेकिन अब उस दुकान की देखरेख करने वाला आदमी जो खुद ब्लैक अमेरिकन है, वो सेसल को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन वो समझ जाता है कि सेसल बहुत ही भूखा होगा। कहता है कि बेटा तुम जल्दी से चले जाओ, मैं अपने मालिक को कुछ नहीं बताऊंगा। तो सेसल कहता है कि सर मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना दीजिए, काफी है। भूख के मारे मैंने केक चुराया था, प्लीज मुझे कोई काम दिला दीजिए ना, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैं एक बड़े घर में बटलर का काम कर चुका हूँ पहले। अब दोस्तों उस टाइम में गोरे लोग ना ब्लैक अमेरिकन बटलर्स के लिए एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते थे। सेसल उसी शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ। तो इस पर वो आदमी थप्पड़ मार देता है उसको। कहता है कि वो शब्द गोरे हमें इंसल्ट करने के लिए यूज करते हैं, तुम उसे मत दोहराओ, हमें खुद अपना अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी तो तारीफ करो कम से कम, दूसरे नहीं करते हैं तो। सेसल गांव में रहता था दोस्तों और वहाँ ये शब्द काफी नॉर्मलाइज हो चुका था, इसीलिए शहर में क्या बदलाव आ रहे हैं इस बारे में वो नहीं जानता था। सेसल कहता है कि ठीक है, आइंदा मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मेरी नौकरी दीजिए ना कोई। तो वो आदमी मान जाता है और उस बेकरी से जुड़े हुए एक होटल में उसे रूम सर्विस बॉय की नौकरी दे देता है और उसे बहुत अच्छे से ट्रेन भी करता है। इस तरह यहाँ कई साल बीत जाते हैं और अब सेसल एक काबिल बटलर बन चुका है। तो दोस्तों एक दिन मैनेजर सेसल को बताता है कि सुनो ना,
मेरा एक दोस्त वॉशिंगटन में है, वहाँ एक बड़े स्टार होटल में बटलर की जरूरत है और उसने मुझे बुलाया था, लेकिन अब मैं इस उम्र में वहाँ तो नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। सिसिल कहता है कि वहाँ तो बड़े बड़े गोरे लोग आते होंगे, वहाँ मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मुझे तो उनके तौर तरीके भी नहीं आते। तो मैनेजर कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तुम जाओ, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ, तुम ये जल्दी सीख जाओगे और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। अगले सीन में सिसिल वॉशिंगटन पहुंच जाता है। अभी उसकी उम्र है दोस्तों 38 ईयर। वो मैनेजर के दोस्त के बताए हुए होटल में काम करने लग जाता है। वहाँ तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और कई अमीर लोग आते जाते रहते हैं। आए दिन वहाँ पे रेसिज्म की बातें चलती रहती है कि किस तरह रेसिज्म का पूरा देश में ब्लैक अमेरिकन विरोध कर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। ब्लैक अमेरिकन और गोरों के लिए अलग अलग बसेस, टॉयलेट अलग, रेस्टोरेंट में बैठने की जगह अलग, यहाँ तक कि स्कूल्स भी अलग। इस वजह से जगह जगह ब्लैक अमेरिकन इस भेदभाव का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में दोस्तों यहाँ पर आए हुए अमीर लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या हो गया इन ब्लैक अमेरिकन को, ज्यादा ही उछलने लग गए हैं ये। एक कहता है कि यार हमारे बच्चों के स्कूल में ये ब्लैक अमेरिकन कैसे पढ़ सकते हैं, दिक्कत होगी हमारे बच्चों को, अरे वो हमारी बराबरी के थोड़ी है। सिसिल उस टेबल पे सर्व करते हुए उनकी बातें सुन रहा होता है और वो सिसिल से भी राय मांगते हैं कि तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे और हमारे बच्चों का एक स्कूल में पढ़ना ठीक है या नहीं। अब सिसिल उनकी राय के खिलाफ कुछ कहेगा तो उसकी नौकरी तक जा सकती है। अभी तक तो सिसिल का एक परिवार भी बन चुका है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता या ऐसा काम नहीं करना चाहता कि कोई उसको निकाल दे नौकरी से। इसीलिए वो कहता है कि इसमें मेरी कोई राय नहीं है सर। हालांकि दोस्तों सिसिल चाहता है कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वो गोरा हो या काला, एक समान हो। काम के बाद सिसिल घर आता है। घर पे है उसकी वाइफ ग्लोरिया और 2 बेटे। बड़े का नाम है लुइस और छोटे का चार्ली। सिसिल के बारे में कहें तो वो ब्लैक अमेरिकन के साथ हो रहे भेदभाव को गलत मानता है, लेकिन वो किसी भी हालात में विरोध, प्रदर्शन, इन चीजों में नहीं जाता, ना ही पढ़ना चाहता है। यार उसके लिए डेंजर होगा ना, वो उसके लिए फिलहाल टॉप पे अपना परिवार है, उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका बड़ा बेटा लुइस वो ऐसा नहीं है। उसे ये भेदभाव न सिर्फ गुस्सा दिलाता है, बल्कि वो इसके विरोध में हो रहे प्रदर्शन में भी हिस्सा लेता है, इसके खिलाफ आवाज उठाने में विश्वास रखता है। ग्लोरिया उसको समझाती भी है कि बेटा पिछले हफ्ते एक ब्लैक अमेरिकन लड़के ने एक गोरी लड़की को देखा, क्योंकि वो खूबसूरत थी इसीलिए। लेकिन बताओ इस छोटी सी बात को गुनाह समझकर उसको गोली से उड़ा दिया गया पुलिस के द्वारा। बेटा इस देश का कानून ऐसा ही है, इसलिए तुम प्लीज ध्यान से रहना। अचानक एक कॉल आता है और सिसिल को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक एक्सपीरियंस्ड बटलर की जरूरत होती है। अब सिसिल को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन इस मौके के लिए वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि अब उसे इस देश के प्रेसिडेंट और उसके परिवार की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। तो वो भी पहुंच जाता है। वहाँ बटलर्स को मैनेज करता है एक ब्लैक अमेरिकन मैनेजर। सिसिल पहले उससे मिलता है और पूछता है कि आपने मुझे कैसे चुना। तब वो बताता है कि मैंने नहीं, तुम्हें व्हाइट हाउस को मैनेज करने वाले ऑफिसर वारन ने सिलेक्ट किया है। तुम पहले जिस होटल में काम करते थे वहाँ तुम्हारा बिहेवियर और सर्व करने का तरीका देखकर वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए कहा है। पर सिसिल नहीं जानता कि ये वारन कौन है। खैर सिसिल का इंटरव्यू होता है और इस दौरान टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल देखकर वो बता पाता है कि ये कहाँ बनता है और इसका टेस्ट एग्जैक्टली कैसा होता है। तो ये सुनकर हेड बटलर को अंदाजा हो जाता है कि ठीक है, इसको काफी नॉलेज है, काफी एक्सपीरियंस्ड है ये आदमी और बड़ा ही बेहतरीन बटलर है। इस तरह वो सिसिल को सिलेक्ट कर लेता है। इस खुशी में ग्लोरिया घर पर एक पार्टी देती है दोस्तों, लेकिन लुइस को ये सब पसंद नहीं है। सिसिल गोरों की सेवा करता है, ये बात उसके बेटे लुइस को खटकती थी पहले से, लेकिन अब सिसिल को व्हाइट हाउस में नौकरी मिली है तो उसे और गुस्सा आ जाता है कि क्या हम सिर्फ गोरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं क्या। अगले दिन सिसिल व्हाइट हाउस में ड्यूटी ज्वाइन करता है। मैनेजर उसे व्हाइट हाउस में घुमाता है, फिराता है, उसको सिखाता है कि कौन सा कमरा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है और उसे प्रेसिडेंट और यहाँ पर आने वाले मेहमानों के साथ किस तरह बर्ताव करना है। तभी वारन वहां से गुजरता है तो मैनेजर सिसिल को बताता है कि देखो देखो, इन्होंने ही तुम्हें इस काम के लिए रिकमेंड किया था। सिसिल वारन से कहता है कि थैंक यू सर, आपने मेरी काबिलियत को पहचाना और मुझे इतनी बड़ी जगह नौकरी दी। पर वारन उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब उसकी अकड़ देखकर साफ पता चलता है कि उसने भले ही सिसिल को रिकमेंड किया हो, लेकिन वो सिसिल को कभी अपने बराबर का समझकर उससे बात नहीं करने वाला। यहाँ की साफ सफाई, मेंटेनेंस, कुकिंग, सर्विंग, ये सारे काम ब्लैक अमेरिकन्स करते हैं। कुछ गोरे भी हैं लेकिन ज्यादातर ब्लैक ही काम करते हैं। और अब सिसिल को पहली बार प्रेसिडेंट आइजनहावर के कमरे में टी सर्व करने के लिए भेजा जाता है। मैनेजर कहता है कि प्रेसिडेंट के कमरे में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, मिलिट्री सीक्रेट्स डिस्कस किए जाते हैं। वहाँ सर्व करते हुए तुम्हारे कानों में अगर ऐसी कोई बात पड़ती भी है तो बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना, कुछ मत बोलना, और हाँ, तुम्हारे सांस लेने की आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। एकदम चुपचाप सर्व करके चुपचाप वापस आ जाओ। सिसिल सब सुनकर टी लेके जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट आइजनहावर अपने चीफ ऑफ स्टाफ से ब्लैक अमेरिकन के प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। दरअसल ब्लैक अमेरिकन समानता की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी गोरों के बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ें। आइजनहावर ने इसका हुक्म भी जारी किया है, लेकिन अब गोरे प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं कि अगर ब्लैक अमेरिकन बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ने आएंगे
तो हम अपने बच्चों को उस स्कूल या कॉलेज में नहीं भेजेंगे। अब आइजनहावर को डर है दोस्तों कि कहीं फिर एक बार इस वजह से सिविल वॉर ना हो जाए, और सिसिल चुपचाप ये बातें सुनकर टी सर्व करके आ जाता है। काम के बाद सिसिल घर आता है तो उसे पता चलता है कि लुइस के पास एक प्रोटेस्ट पोस्टर है। कुछ दिन पहले जिस ब्लैक अमेरिकन लड़के को पुलिस ने शूट कर दिया था, सिर्फ इसीलिए कि उसने एक गोरी लड़की को नजर उठा के देखा, तो उसी शूटिंग के खिलाफ लुइस और उसके साथी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लुइस सिसिल से पोस्टर छुपाने की कोशिश कर रहा होता है कि पापा ना देख ले, लेकिन सिसिल ने देख लिया। वो कहता है कि देखो लुइस बेटा, हम सुख चैन से जी रहे हैं ना, और तुम बेकार में इन मामलों में मत पड़ो। लेकिन लुइस को बड़ा गुस्सा आता है कि आप एक ब्लैक अमेरिकन होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर उस लड़की की जगह मैं मरा होता तो क्या तब भी आप उस शूटिंग का विरोध नहीं करते? और अगले दिन दोस्तों सिसिल व्हाइट हाउस में आइजनहावर को सर्व कर रहा होता है। आइजनहावर पूछता है कि सिसिल तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो वो कहता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं तो कॉटन प्लांटेशन में काम करते हुए बड़ा हुआ हूँ। आइजनहावर कहता है कि मेरा भी बचपन गरीबी में गुजरा है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ा। बहुत मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचा हूं मैं। तुम्हारे बच्चे तो पढ़ते ही होंगे, कहाँ पढ़ते हैं? सिसिल कहता है कि हाँ, ब्लैक अमेरिकन के स्कूल में पढ़ते हैं। और तब एक आदमी आकर आइजनहावर को खबर करता है कि आपके द्वारा जारी किए गए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ट्रूप्स भेजे गए थे ताकि ब्लैक अमेरिकन बच्चों को गोरों के स्कूल में पढ़ने से कोई रोके टोके नहीं, उन ट्रूप्स को अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर्स ने रोक दिया है। दरअसल हर स्टेट का गवर्नर खुद इस कानून के खिलाफ है और ब्लैक अमेरिकन को अपने से नीचा मानते हैं सभी। तो ये सुनकर आइजनहावर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, लेकिन गवर्नर्स को खबर कर दो कि अगर ये कानून नहीं माना गया तो उन्हें बहुत ही बुरे अंजाम से भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक गोरे प्रेसिडेंट को ब्लैक अमेरिकन के लिए इतना कुछ करते देखकर सिसिल को बड़ी हैरानी होती है। मतलब उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है कि आइजनहावर देश में ब्लैक अमेरिकन और गोरों के बीच समानता लेकर आ सकता है, इसमें ये खूबी है। तो अगले सीन में सिसिल का बेटा यहाँ पढ़ाई खत्म करके हायर स्टडीज के लिए यूएस के किसी दक्षिणी प्रांत में जा रहा है। सिसिल को उसकी बहुत ही फिक्र होती है क्योंकि नॉर्थ से ज्यादा साउथ में रेसिज्म और ब्लैक अमेरिकन पर बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो रहा है। ग्लोरिया भी दोस्तों लुइस को समझाती है कि बेटा वहाँ पढ़ने जा रहे हो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ये विरोध, प्रदर्शन, वायलेंस इन सब में मत पड़ो। लुइस भी निकल जाता है और अगले ही सीन में सिसिल और उसके साथी व्हाइट हाउस में मस्त गप्पे लड़ा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं अपना। तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट निक्सन आता है। दरअसल अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में निक्सन और कैनेडी खड़े हो रहे हैं। तो निक्सन यहाँ ये कहने आया है कि आप सब मुझे को वोट करना और अपने ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी में भी इस बारे में खबर कर देना। अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो ब्लैक अमेरिकन को समानता का अधिकार दिलाऊंगा, और हाँ, गलती से भी कैनेडी को वोट मत करना। इस तरह वो कैनेडी के बारे में गलत बातें कह देता है, पर उसके बात करने का ढंग देखकर सभी को एहसास हो जाता है कि ये हमारे लिए और हमारे ब्लैक लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाला। ये तो बस अभी ऐसे ही बोल रहा है, इसे तो बस प्रेसिडेंट बनने से मतलब है। दूसरी ओर लुइस को दिखाते हैं। सिसिल और ग्लोरिया के लाख एडवाइस देने के बावजूद वो कॉलेज में पढ़ाई के बजाय वहां भी जाकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, जो कि ब्लैक अमेरिकन के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से कहता है कि अब तक हम वायलेंट तरीकों से अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए हमें गांधी जी की तरह अहिंसा की राह पे चलकर अपने हक को हासिल करने की कोशिश करनी होगी। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से डटकर खड़े रहेंगे। वो लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल हिलना नहीं है। ऐसा करके हम उनको दिखा पाएंगे कि हम अपने हक को पाने के लिए कितने डटे हुए हैं। स्कूल, रेस्टोरेंट, बस और दूसरे पब्लिक स्पेसेस में हम गोरों के साथ जाकर बैठेंगे और वहीं से हमारी अहिंसात्मक लड़ाई की शुरुआत होगी। अगले सीन में दोस्तों सभी एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ गोरों के लिए अलग जगह और ब्लैक अमेरिकन के लिए अलग जगह होती है, तो ये लोग सीधे जाकर गोरों के जगह पे बैठ जाते हैं। जाहिर है रेसिस्ट गोरों को गुस्सा आता है, वो इन्हें डांटते हैं, धमकाते हैं कि अपनी जगह पे जाकर बैठो, पर ये लोग हिलते ही नहीं। आक्रोश में आकर वो इनको मारने लग जाते हैं, इन्हें घसीटकर बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। एक पॉइंट पर वो इनको हटाने के लिए इन पर सूप, सॉस, सारी चीजें डाल देते हैं। लुइस के मुंह पे गर्म कॉफी फेंकते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और ब्लैक अमेरिकन पे हमला करने वाले उन गोरों को पकड़ने के बजाय घायल ब्लैक अमेरिकन को अरेस्ट करके लेके जाती है और उन्हें 30 दिन दोस्तों 30 दिन जेल की सजा दी जाती है। अब ये खबर जानकर सिसिल आ जाता है और लुइस को फिर समझाता है कि बेटा ये सब छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अरे तुम्हें मार डालेंगे ये लोग, ये गोरे लोग और इन गोरों की ये पुलिस। लेकिन लुइस कहता है कि मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने हक के लिए लड़कर ही रहूंगा पापा। इस बात पर दोनों के बीच में बहस भी होती है। कट करके व्हाइट हाउस को दिखाते हैं। इलेक्शन हो चुका है और अब व्हाइट हाउस में नए प्रेसिडेंट
कैनेडी को दिखाते हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट बन चुका है, सभी के साथ बहुत ही अच्छे से और समानता से बर्ताव करता है। अब दोस्तों सिसिल ज्यादा से ज्यादा वक्त व्हाइट हाउस में ही बिताता है, जिस वजह से वो ग्लोरिया को वक्त नहीं दे पाता। ग्लोरिया इस बात से दुखी भी होती है। दूसरी ओर लुइस, उसके साथी और उनके सिविल राइट्स मूवमेंट्स को सपोर्ट करने वाले कुछ यंग गोरे एक साथ एक ही बस में सफर करते हैं। वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए अलग अलग बसेस चलाना बंद करो। अपनी इस बस को वो फ्रीडम बस कहते हैं और निकल पड़ते हैं एक सफर पे। पर रास्ते में कुछ गोरे लोग जिनको ये पसंद नहीं आता, वो बस को दोस्तों आग लगा देते हैं। इस वजह से मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। हालांकि किसी को शारीरिक रूप से कोई ठेस तो नहीं पहुंचती, और ये है दोस्तों वो असली बस को जिसको जलाया गया था। ये न्यूज देखकर सिसिल और ग्लोरिया बहुत डर जाते हैं कि न जाने लुइस को क्या हुआ होगा। लेकिन तब लुइस कॉल करके बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जिस सरकार की सेवा कर रहे हो ना पापा, उसने हमें 3 महीने की जेल की सजा दी है। जिन लोगों ने बस जलाई उन्हें छोड़ दिया है। हम पीसफुली बस में जा रहे थे, हमें जेल हो गई। ये सरकार और सरकार की पुलिस हमें जितने भी महीने जेल में बंद कर देना, लेकिन हम अपनी आजादी की, अपने हकों की लड़ाई कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना हक न मिल जाए। इसके 2 साल के बाद दिखाते हैं दोस्तों कि प्रोटेस्ट्स और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। कैनेडी ये सब टीवी पे देख रहा होता है। जब सिसिल उसे सर्व करने आता है तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ है। पिछले 2 सालों में वो 14 बार जेल जा चुका है। सिसिल घबरा जाता है और पूछता है कि उसे कोई खतरा तो नहीं है ना मिस्टर प्रेसिडेंट। कैनेडी कहता है कि नहीं, लेकिन आज मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का अंत करने जा रहा हूँ। और फिर उस रात कैनेडी टीवी पर एक इंटरव्यू देता है, जिसमें वो अनाउंस करता है कि इस पल से देश में रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पब्लिक स्पेस पे इस देश के हर नागरिक का हक होगा, चाहे वो स्कूल हो, बस हो, रेस्टोरेंट हो या फिर पब्लिक टॉयलेट ही क्यों ना हो। कहीं भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा भेदभाव करता हुआ पाया गया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस देश में गोरों के जो हक हैं, वो सारे हक ब्लैक अमेरिकन के भी हैं। आज से भेदभाव पूरी तरह से ऑफिशियली खत्म किया जाता है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद ब्लैक अमेरिकन कैनेडी को अपने दिलों में बहुत ही अच्छे तरीके से पनाह देते हैं, मतलब बहुत प्यार करने लग जाते हैं उससे। लेकिन बदकिस्मती से कैनेडी के ये विचार उसके खुद के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1963 में एक ओपन कार में जाते वक्त उसे शूट कर दिया गया। अपनी वाइफ की गोद में उसने अपनी जान दे दी। उसकी मौत की खबर सुनकर सिसिल टूट जाता है। उसकी मौत मतलब ब्लैक अमेरिकन के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था, और उसकी याद में फिर उसकी एक टाई को सिसिल घर लेके जाता है। लेकिन इस बीच ग्लोरिया अपनी चीजें पैक करने लगी थी, क्योंकि सिसिल उसके साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताता था। सिसिल ग्लोरिया की फीलिंग्स को समझ सकता है और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो उसके साथ वक्त बिताता है दोस्तों। फिर अब अगला प्रेसिडेंट बनता है लिंडन जॉनसन। सिसिल जॉनसन की भी बहुत ही अच्छी तरह सेवा करता है, और उसके काम से खुश होकर जॉनसन उसको एक एक्सपेंसिव टाई क्लिप गिफ्ट करता है। और इस बीच पूरे अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन एक और मांग करते हैं, और वो है वोटिंग राइट्स। और उस समय क्या था दोस्तों कि अमेरिका के कुछ स्टेट्स में तो ब्लैक अमेरिकन को वोटिंग राइट्स थे, लेकिन कुछ में नहीं थे। और यहाँ पर एक और बात का जिक्र करना जरूरी है कि अमेरिका, जिसको आज हम एक डेवलप्ड नेशन मानते हैं, वहाँ भी कई सालों के स्ट्रगल के बाद ही औरतों को वोट करने का अधिकार मिला था। खैर, तो अभी सभी स्टेट्स में ब्लैक अमेरिकन को गोरों की तरह वोटिंग राइट्स देने की मांग हो रही है। इलेक्शन में ब्लैक अमेरिकन को रिप्रेजेंटेशन देने की मांग हो रही थी, और इस सिलसिले में हर जगह फिर से प्रदर्शन कर रहे होते हैं ब्लैक अमेरिकन। सिसिल को फिर से डर जकड़ लेता है, क्योंकि लुइस जरूर इस विरोध में हिस्सा ले रहा होगा। ये उसके दिमाग में बातें चलती हैं। एक दिन प्रेसिडेंट जॉनसन को सर्व करते वक्त सिसिल देखता है कि वो गहरी सोच में पड़ा हुआ है कि इस नई समस्या को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब उसको ये लगता है कि ब्लैक अमेरिकन को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन डरता है कि अगर उसने ब्लैक अमेरिकन के पक्ष में कोई फैसला किया तो गोरे दंगे फसाद करेंगे या फिर सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। ऐसे में सिसिल उसे सर्व कर रहा होता है और उसके दिल की बात समझकर कह देता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप मेरे बेटे के बारे में जानते हैं कि वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में है। मैंने बचपन से ब्लैक अमेरिकन को गोरे प्लांटेशन ओनर्स के हाथों बहुत ही अत्याचार सहते हुए देखा है, और जब मैं बहुत ही छोटा था तो मेरी आंखों के सामने हमारे प्लांटेशन के गोरे मालिक ने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया, और जब मेरे पिता ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। मैं बहुत मुश्किल से उन सभी बातों से बाहर निकला और आज इस जगह पहुंचा हूं। एक पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा अपने और अपने जैसे ब्लैक अमेरिकन के हक के लिए अभी भी लड़ रहा है, और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं उसकी जान को खतरा ना हो जाए, कहीं मैं उसे खो ना दूं। उसे कुछ नहीं होना चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। दोस्तों, जॉनसन को उसकी चिंता, उसका दर्द समझ आ जाता है, और वो चाहता भी है कि इस देश में ब्लैक व्हाइट्स का कोई भी भेदभाव ना हो। उस दिन जॉनसन का एक इम्पोर्टेंट कानून टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है कि अमेरिका के सभी स्टेट्स में सभी अडल्ट्स को वोट करने का अधिकार दिया जाता है, फिर चाहे वो ब्लैक हो व्हाइट हो, मतलब नहीं। इसी बीच वियतनाम वॉर शुरू हो जाती है, और देश के अंदर भी रेसिज्म के खिलाफ और उसके पक्ष में हो रहे दंगे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। युद्ध का माहौल बन जाता है।
ऐसे में वियतनाम वॉर के लिए सोल्जर्स की जरूरत होती है। सरकार चाहती है कि गोरों के साथ ब्लैक अमेरिकन भी इस मुश्किल समय में देश का साथ दें, वो आर्मी ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ऑर्गेनाइजेशन में इस बारे में डिस्कस करते वक्त कुछ लोग कहते हैं कि जिस देश में हमें समानता का दर्जा नहीं मिल रहा, जहां गोरे हमें अपने पैरों तले कुचल देना चाहते हैं, ऐसे देश के लिए हम क्यों लड़े, आर्मी ज्वाइन करके अपनी जान की बलि क्यों दें, हम इस वॉर को क्यों सपोर्ट करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत दुख के साथ कहता है कि हम पर इतने अत्याचार होने के बावजूद कई ब्लैक अमेरिकन सरकार का साथ देना चाहते हैं और आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी ओर व्हाइट हाउस में सिसिल वॉरेन से बात करने जाता है। वो कहता है कि सर, यहाँ व्हाइट्स जितनी मेहनत करके काम करते हैं, हम ब्लैक अमेरिकन भी उतनी ही मेहनत करके अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन समान दर्जे पे काम करने वाले व्हाइट और ब्लैक्स की सैलरी में बहुत ही अंतर है। काम सेम है, सैलरी में बहुत ही डिफरेंस है। गोरों को हमसे 40% ज्यादा सैलरी दी जाती है, ऐसा क्यों है। और तो और मुझे यहाँ काम करते करते 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 3 प्रेसिडेंट्स बदल चुके हैं। यहाँ न सिर्फ बटलर्स बल्कि कुक्स, क्लीनिंग स्टाफ, हर किसी का यही हाल है। जब काम एक है तो फिर सैलरी में इतना अंतर क्यों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्लैक को भी गोरों जितनी सैलरी दी जाए। वॉरेन ठहरा एक रेसिस्ट आदमी, उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अकड़ कर कहता है कि अच्छा, तुम्हें गोरों जितनी सैलरी चाहिए। शायद तुम भूल चुके हो कि तुम कहाँ थे और सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन की वजह से तुम यहाँ इस व्हाइट हाउस में हो, और तुम आज मुझसे सवाल करने लगे हो, सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ इस तरह की नेतागिरी करनी है तो काम छोड़कर चले जाओ, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी। सिसिल को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि देश भर में समानता की मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन देश चलाने वाली सरकार को चलाने वाला प्रेसिडेंट जिस व्हाइट हाउस में रहता है, वहीं पे जब समानता नहीं है तो देश में समानता कहाँ से आएगी यार। इसके आगे वो इस रेसिस्ट आदमी से बात नहीं करना चाहता और चुपचाप चला जाता है। दोस्तों, उस दिन की बात है, काम के बाद सिसिल घर लौट रहा होता है, तब एक बहुत ही बुरी बात हो जाती है यार। ब्लैक अमेरिकन जिस मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अपने हकों के लिए लड़ने वाला लीडर मान रहे थे, उसे शूट करके मारा जाता है। सारे ब्लैक अमेरिकन सड़कों पे उतर आते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा देश जल रहा है। हर तरफ कोलाहल मचा होता है। कुछ महीने इस तरह बीत जाते हैं। लुइस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर आता है। वो बताता है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर ब्लैक्स को जो भी दिक्कतें हो रही थी, उसके खिलाफ एक ब्लैक पैंथर नाम की मूवमेंट शुरू की है। मैंने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया है। जिन इलाकों में ब्लैक्स रहते हैं, वहाँ पुलिस की हिंसा से पीड़ित लोगों को हम फ्री खाना, कपड़े, मेडिकल हेल्प दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हम उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम और मार नहीं खाएंगे। गोरे हमें एक बार मारेंगे तो हम उनको उसका दोगुना वापस देंगे। अब ये सारी बातें सुनकर सिसिल भड़क जाता है। कहता है कि ये मौत के मुंह से बचकर आया है, लेकिन फिर भी देखो बातें कैसी कर रहा है। दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है और सिसिल उनको धक्का देकर बाहर निकाल देता है कि आइंदा इस घर में आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, तुम्हें जो करना है करो। पर अगले ही दिन लुइस को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। उसे छुड़ाने के लिए चार्ली और सिसिल के दोस्त जाते हैं और जैसे तैसे उसको छुड़ा भी लेते हैं। चार्ली लुइस को बताता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वियतनाम वॉर में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो लुइस को बड़ा गुस्सा आता है। कहता है कि ये लोग हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं और तुम इनके लिए युद्ध में जा रहे हो, लड़ने के लिए, मरने के लिए। पर चार्ली कहता है कि देखो भैया, कि देश जैसा भी है, हमारा भी तो देश है और इस देश के पक्ष में लड़ना मेरा फर्ज है। एक और लुइस देश की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो चार्ली देश की सरकार के पक्ष में लड़ना चाह रहा है। दोस्तों, अगले सीन में ब्लैक पैंथर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं। लुइस को लगा था कि ब्लैक्स की मदद करना और जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिफेंस करना ही ब्लैक पैंथर का मकसद था, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि ये लोग वायलेंट अटैक्स करने की बातें कर रहे हैं। उसे ये बात बिल्कुल नहीं जचती, परेशान हो जाता है वो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो लोग सही तो कर रहे हैं। अगर कोई गोरा एक ब्लैक अमेरिकन को मारेगा तो हम 2 गोरों को खत्म कर देंगे, तभी जाकर गोरों को हमारा दर्द समझ आएगा। इस तरह वो उन लोगों का ही पक्ष लेती है जो लुइस को अच्छा नहीं लगता। वो ब्लैक पैंथर और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों को ब्रेक कर देता है, छोड़ देता है। दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है 1969 के वक्त में, जब निक्सन प्रेसिडेंट बन चुका है। प्रेसिडेंट बनते ही वो ब्लैक पैंथर के सभी मेंबर्स को खत्म कर देने का ऑर्डर देता है। तो सिसिल बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका बेटा अब भी ब्लैक पैंथर के साथ है। वो तो नहीं जानता ना कि लुइस ब्लैक पैंथर छोड़ चुका है। 2 साल बीत चुके हैं इस बात को, और इन 2 सालों में निक्सन की सरकार ने ब्लैक पैंथर के 22 लोगों को शूट करके मार डाला था। अब आगे सिसिल का बर्थडे आता है, जिसको वो और ग्लोरिया सेलिब्रेट करते हैं। तभी आर्मी से 2 लोग आए होते हैं। दोस्तों, अब उन्हें देखते ये लोग समझ जाते हैं कि वियतनाम वॉर में हिस्सा लेने वाला इनका बेटा चार्ली वीर गति को प्राप्त हो चुका है। बेचारे दोनों एकदम से टूट जाते हैं। ये लोग इतने समय से बड़े बेटे की जान की फिक्र करते रहे, लेकिन अब छोटे बेटे की मौत हो गई। ये साल है दोस्तों 1973, और पूरे मिलिट्री सैल्यूट के साथ चार्ली का फ्यूनरल होता है। लेकिन इस फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए भी लुइस नहीं आता। इसके 1 साल के बाद दिखाते हैं कि अचानक एक दिन लुइस सिसिल से मिलने सीधे व्हाइट हाउस आ जाता है। दरअसल ब्लैक पैंथर से निकल जाने के बाद उसने और कोई सिविल राइट्स मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि पढ़ाई पे ध्यान दिया
और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री पूरी कर ली थी। इस बारे में वो व्हाइट हाउस में सिसिल के खास दोस्त को बता रहा होता है। तभी वहाँ पे सिसिल आता है। लुइस को देखकर उसे पहले तो बड़ा गुस्सा आता है कि चार्ली के फ्यूनरल तक को ज्वाइन नहीं किया तुमने। अब लुइस उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिल उसे बात ही नहीं करने देता और धक्के मारकर निकाल देता है। कहता है इंदा प्लीज मुझे नजर मत आना। यहाँ से भी कुछ साल और बीत जाते हैं। लुइस इस बार इलेक्शन लड़ रहा है दोस्तों। उसकी तरक्की देखकर सिसिल थोड़ा सा खुश होता है और जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि वो हार गया। फिर भी वो अब किसी तरह के वायलेंस में नहीं पड़ेगा। ये जानकर सिसिल को तसल्ली होती है कि बदल चुका है मेरा बेटा। लगभग 10 साल के बाद यानी कि 1986 में दिखाते हैं कि फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रेगन। प्रेसिडेंट्स चाहे जितने भी बदलते रहें, लेकिन व्हाइट हाउस में ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच सैलरी का अंतर वो वैसा का वैसा ही है। सिसिल फिर वॉरेन से बात करता है। कहता है जरा मेरी बात तो सुनो। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। हम और व्हाइट्स एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन हमें इतनी कम पगार क्यों दी जा रही है? हमें सेम पगार चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे दूसरे ब्लैक अमेरिकन के लिए भी ये बातें पूछ रहा हूँ। अगर आप अभी भी हमारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारे ब्लैक अमेरिकन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, बता रहा हूँ। अब दोस्तों वो अब भी अकड़ कर जवाब देता है कि अच्छा ये बात है तो ठीक है, चले जाओ नौकरी छोड़कर। इस देश में बटलर्स, कुक्स और क्लीनर्स की कोई कमी नहीं है। हम किसी और को रख लेंगे, निकलो यहाँ से। सिसिल कहता है कि सर ये सब मैं नहीं कह रहा, खुद मिस्टर प्रेसिडेंट ने मुझे कह के भेजा है कि तुम जाकर वॉरेन से सैलरी बढ़ाने की बात करो। अगर वो इनकार करे तो पता है क्या बोला उन्होंने? कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। अब आया ना दोस्तों ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वॉरेन बौखला जाता है। असल में सिसिल ने रेगन से इस बारे में बात कर ली थी पहले। रेगन ने कहा था तुम ठीक कहते हो, अब से व्हाइट हाउस में काम करने वाले हर दर्जे की स्टाफ की सैलरी बराबर होगी, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, और प्रमोशंस भी उनके एक्सपीरियंस और काबिलियत के हिसाब पे दिए जाएंगे, ना कि रंग के आधार पर। तो अब ये खबर पूरे व्हाइट हाउस में फैल जाती है और सभी स्टाफ बड़े खुश होते हैं। रेगन की वाइफ नैन्सी रेगन सिसिल को बुलाती है और उसे बधाई देती है कि यहाँ हर तरफ आप ही की तारीफ हो रही है कि कैसे आपने अपने को-वर्कर्स के लिए उनकी बात उठाई, पगार वाली, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। और हाँ, व्हाइट हाउस में मिस्टर प्रेसिडेंट एक पार्टी देने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ उस पार्टी में जरूर शामिल हो। तो वो बहुत ही कैजुअली कह के चली जाती है। सिसिल शॉक हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट की ऑफिशियल पार्टी में कभी किसी ब्लैक अमेरिकन को आज तक इनवाइट नहीं आया था। खैर, सिसिल और उसकी वाइफ पार्टी में शामिल होते हैं। व्हाइट हाउस में काम करने वाला एक ब्लैक अमेरिकन बटलर ऐसी पार्टी में कभी नहीं बुलाया जाता, लेकिन नैन्सी रेगन ने उसे पर्सनली इनवाइट किया है, और वो भी स्टाफ के तौर पर नहीं, एक खास मेहमान के तौर पर। तो आज सिसिल का सीना बड़ा गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे खुशी होती है कि चलो पार्टी में मुझे भी कोई महत्व दिया जा रहा है। यहाँ से थोड़े कुछ सालों के बाद दिखाते हैं कि रेगन का एक इंटरव्यू चल रहा है। उस वक्त अमेरिका में रेसिज्म कुछ हद तक कम हुआ जरूर था दोस्तों, लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी भी रेसिज्म का बोलबाला है। नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया था और उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। मंडेला के अरेस्ट के खिलाफ यहाँ के ब्लैक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब इस बारे में रेगन से सवाल किया जाता है तो रेगन, जो कि अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ था, वो साउथ अफ्रीका में हो रहे रेसिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता था। कहता है कि वो दूसरा देश है, उनके मामलों में हम दखल नहीं दे सकते। तो ये सुनकर थोड़ा सा सिसिल को बड़ा दुख होता है। उसको लगता है कि उसके इतने सालों की लाइफ में उसने अपने लोगों के लिए, अपने ब्लैक अमेरिकन भाई बहनों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। हाँ दोस्तों, ये सच बात तो है, सिसिल ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया ना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। लेकिन इस उम्र में अब वो फैसला करता है कि बहुत हो चुकी व्हाइट हाउस की नौकरी, मुझे अब अपने लोगों के लिए कुछ करना होगा। तो वो जाकर प्रेसिडेंट को बताता है कि मैं अब नौकरी छोड़ रहा हूँ। रेगन को दुख तो होता है कि इतना अच्छा आदमी उसकी नौकरी छोड़ के जा रहा है, लेकिन फिर भी वो सिसिल के फैसले की कद्र करता है और उसे सम्मान के साथ विदा करता है। और अगले सीन में सिसिल पहुंचता है साउथ अफ्रीकन एम्बेसी के आगे, जहां लुइस एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। वो नेल्सन मंडेला को रिहा करने की मांग कर रहे होते हैं। सिसिल और लुइस एक दूसरे को देखते हैं और लुइस अपने पिता को देखकर बड़ा खुश होकर पूछता है कि पापा आप यहाँ पे कैसे? तो सिसिल थोड़ा हिचकिचा के कहता है कि बेटा मैं भी प्रोटेस्ट करने आ गया हूँ। अरे आप प्रोटेस्ट करने क्यों आ गए? पापा हम लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो सिसिल कहता है कोई बात नहीं बेटा, अपने लोगों के लिए मैं जेल जाने को तैयार हूँ, दिक्कत क्या है? कह के वो भी प्रोटेस्ट में भाग लेता है और जैसा लुइस ने कहा था सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है। सिसिल के चेहरे पे थोड़ी घबराहट देखकर लुइस कहता है कि पापा फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो सिसिल कहता है कि मुझे फिक्र क्यों होने लगी बेटा, तुम जो मेरे साथ हो। और इस पर दोनों हंस देते हैं और इनके बीच बहुत समय से बनी हुई दीवार आखिरकार गिर जाती है और बाप बेटा आखिर में खुश होते हैं। इसके कई साल के बाद 2008 में आ जाइए दोस्तों, सिसिल अब 88 इयर्स का हो चुका है। लुइस की शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है। सिसिल और ग्लोरिया बहुत ही खुश हैं फिलहाल। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इतिहास में पहली बार एक ब्लैक अमेरिकन इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है और वो कोई और नहीं, बराक ओबामा है। ओबामा को ये सभी लोग सपोर्ट करते हैं और सभी बड़े खुश हैं।
ओबामा को सिर्फ ब्लैक अमेरिकन नहीं, बहुत सारे व्हाइट अमेरिकन भी सपोर्ट करते हैं। और अगले सीन में सिसिल चर्च जाने के लिए तैयार होता है और ग्लोरिया को बुलाने जाता है। लेकिन ग्लोरिया जो कुछ दिनों से जरा बीमार थी, बेचारी चल बसी। फिर उसका फ्यूनरल होता है। अब सिसिल बहुत ही अकेला पड़ चुका है दोस्तों। अपनी और ग्लोरिया की फोटो देखकर थोड़ा उदास बैठा होता है। फिर अचानक ही वो लुइस को आवाज देता है कि बेटा जल्दी आ जाओ। वो घबरा कर भागा चला आता है तो पता चलता है इस इलेक्शन में बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन चुका है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट बना है। और ये जानकर सिसिल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि जैसा उसने कभी सोचा था वैसा हुआ है। लुइस भी बड़ा खुश होता है। ब्लैक अमेरिकन के हिसाब से ये साधारण इलेक्शन नहीं बल्कि एक इमोशन था। और अगले सीन में सिसिल अपना शर्ट, कोट और व्हाइट हाउस में उसको दिया गया टाई वो सब पहनकर एक गेस्ट के तौर पर व्हाइट हाउस जाता है। सिसिल ने कई प्रेसिडेंट्स के लिए बटलर का काम किया था, लेकिन वो मरने से पहले एक बार अपने ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी से इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंचने वाले ओबामा की सर्विस करना चाहता था। उनको सर्व करना चाहता था। इस बात की उसने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए ओबामा ने सिसिल को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। और आज सारा काम बढ़िया बढ़िया हो रहा है। सिसिल ओबामा से मिलने की खुशी में अंदर जाता है। इस खुशी और उम्मीदों से भरे सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो देखा आपने कहां से कहां तक का सफर तय हुआ। मजा आ गया ना देख के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अपना ध्यान रखिएगा।